नमस्कार साथियों इतना तीखा और इतना सीधा हमला भारत देश की राजनीति में इससे पहले कभी भी हुआ नहीं होगा जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। यूं तो सरकारों को तानाशाह कहना तो आम बात है, लेकिन तानाशाही के साथ इस भारत देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म कर देना और एक एक करके संसद यानी पार्लियामेंट के भीतर कानून बनाते हुए अपने मुट्ठी में सब कुछ ले लेना, तो क्या यह चुनाव एक ढोंग चुनाव है, एक फ्रॉड चुनाव है, जिसका जिक्र आज खुले तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह कहते हुए कर दिया कि दरअसल सरकार चाहती है कि चुनाव फिक्स हो जाए और चुनाव कुछ इस प्रकार से फिक्स हो जहां पर उसकी जीत चुनाव से पहले ही तय हो जाए। और चुनाव से पहले जीत तय हो तो इसके एवज में जो भी अलग अलग संवैधानिक संस्थानों को करना है वो सभी एक साथ करेंगे, और वह ना करे इसके लिए संविधान में कानून बना करके उनसे यह काम करवाया जा रहा है। तो क्या पहली बार भारत देश में चुनाव ऐलान के बाद विपक्ष की एकजुटता हो या फिर एकजुटता से निकला हुआ एक सुर हो, एक आवाज हो जो इस सरकार की उन तमाम मुश्किल हालातों को इस भारत देश के सामने अब अलग अलग तरीके से नहीं बल्कि एक तरह से रखने की तैयार हो गई है। और वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी क्योंकि समूचे देश को नाप चुके हैं, तो उनके भीतर की जो आवाज है, क्या इस भारत देश में घूमते समय उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी देखा, अब वही शब्द के शक्ल में सामने आने लगे हैं राहुल गांधी के मुख से। दरअसल रामलीला मैदान के आज दो तीन बातें काफी बड़े होते हैं। पहला संदेश यह होता है कि अब तक जो इंडिया बिखरा हुआ दिख रहा था और लगता था कि वोट ट्रांसफर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे राजनीतिक दल में नहीं होंगे, आज वो पूरी की पूरी रुकावटें लगा एक ही झटके में दूर हो गई। दूसरी बड़ी बात, अक्सर ऐसा लगता था कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए जो छत्रक है, जो सहयोगी हैं, वो डरते हैं, वो घबराते हैं, शायद इसीलिए खुले तौर पर वह कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन आज दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी के सुर एक सरीखे एक साथ थे। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि दो मुख्यमंत्रियों को जब जेल में डाला जा चुका है तो दोनों की पत्नियां भी सामने आ गई और उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बातों को रखा, जी हां, वो सवाल ये नहीं था कि इस दौर में वह दोनों नेता के तौर पर उभर रही हैं। सवाल ये उठता है कि इसी दौर में वर्तमान नरेंद्र मोदी सत्ता को अगर निशाने पर लेना है तो फिर निशाने पर लेने के तरीके क्या होने चाहिए। अब शायद ये बात हर किसी को समझ में आ जाएगा। और वही सबसे बड़ी बात कि यह चुनाव, यह 2024 के लोकसभा चुनाव, अगर मोदी सत्ता हार गई, अगर ना हारे, इसी के लिए समूचे चुनाव को फिक्स किया जा रहा है। जैसे एक समय क्रिकेट मैच में फिक्सिंग हुआ करती थी, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, एम्पायर भी हमारे हिसाब से होगा, खिलाड़ी भी हमारे हिसाब से चलेगी। अब हम ही खेल कर रहे होंगे और हम ही रन बना रहे होंगे और हम ही बॉल कर रहे होंगे, उस रनों पर भी बंदिश हम ही लगाएंगे क्योंकि एम्पायर भी हम ही हैं। तो इन परिस्थितियों में भारत देश के चुनाव के मौके में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या यह परिस्थिति खुले तौर पर आज राहुल गांधी ने यह रामलीला मैदान में कह करके उखाड़ दिया कि दरअसल सरकार की मतलब मकसद सत्ता में बने रहना है, और मकसद सत्ता में बने रहने के साथ साथ इस भारत देश के संविधानों को खत्म कर संविधान के जरिए जो हक इस भारत देश में गरीबों को मिला है, जो देश के किसानों को मिला है, जो देश के मजदूरों को मिला है, जो गरीब मुफलिसी में जीने वाले लोगों को मिला है, इस भारत देश में संपत्ति और गरीब से जुड़ा हुआ जो हक इस भारत देश के नागरिकों का हुआ भी संविधान को खत्म करके छीना जा सकता है। क्योंकि यह सरकार अगर फिक्स नहीं करेगी तो यह चुनाव हार रही है। क्या सच में ऐसी परिस्थिति है बीजेपी की? तो फिक्स करने के तरीके क्या होंगे इस दौर में? क्या सच में 180 लोकसभा सीटों के ऊपर या 200-250 तक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? क्या सब कुछ इस दौर में सही से हो रहा है? क्या सब कुछ सही हो रहा है? जिस राहुल गांधी ने आज जिस बात को जिक्र किया, चुनाव आयोग में नियुक्ति आप करते हैं, इस भारत देश को, न्यायपालिका को आप डराते हैं, इस देश में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्रियों को जेल में आप डलवाते हो, इस भारत देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज सीज करना आपके द्वारा करवाया जाता है। तो फिर ऐसे में देश में चुनाव और चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है भारत देश में? अब वह भी इस मैच फिक्सिंग का यानी इस चुनाव फिक्सिंग का हिस्सेदार है। इससे बड़ा आरोप शायद इससे पहले कभी भी देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं लगा होगा, जिस बात का जिक्र आज खुल्लम खुल्ला रामलीला मैदान में राहुल गांधी लगा रहे थे। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए,
आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए। राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें कई कदम और रामलीला मैदान के अपने भाषण को देते समय निकल पड़े। लेकिन अगर समूचे इंडिया गठबंधन तमाम भाषणों को आज रामलीला मैदान के जरिए परखने समझने की अगर कोशिश कीजिएगा, जहां पर जन सैलाब आज उभर गया था, सभी जो 6-7 मुद्दे उभर करके सामने आ रहे थे और एक ही सुर में जब सब उसी बात का जिक्र लगातार कर रहे थे, तो ये बात कहीं ज्यादा सामने उभर करके आने लगती है कि दरअसल विपक्ष इस बात से अनभिज्ञ अब नहीं है कि चुनाव तो हो रहे हैं, इसे इन चुनाव में जाना भी है विपक्ष को, लेकिन इस चुनाव को फिक्स करने की स्थिति में सरकार आ गई है क्योंकि उसकी गद्दी जा रही है। सियासी तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कमोबेश हर किसी ने किया है। इस भारत देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हर नेता ने किया जो रामलीला मैदान में कह रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो वसूली हुई, जो चंदे के रकम में भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी ताकत के साथ करप्शन को लेकर के सिस्टम में तब्दील करते हुए आगे बढ़ गई, इसका जिक्र भी खुले तौर पर सबने रामलीला मैदान में किया। जो इनकम टैक्स के नोटिस और उसके बाद बैंक खाते को फ्रीज करना, वह भी चुनाव ऐलान के बाद। इन सारी परिस्थितियों में और कहा कि भारत में विपक्ष लड़े ही नहीं चुनाव, इस दिशा में वर्तमान सत्ता आकर के आगे खड़ी हो चली है। जो भारत देश के मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं, चाहे देश में महंगाई हो, जहां पर सामान्य को बढ़ती हुई कीमतें हो, बेरोजगारी का आलम जो हो देश में, बेरोजगार युवा हो, असमानता जो हो, और इन तमाम चीजों के बीच भारत देश के किसान और मजदूर के खिलाफ भारत देश में सरकार की नीतियां अगर चलेगी तो फिर क्या होगा। आप उन सारे 6-7-8 मुद्दे के आसपास समूची रामलीला मैदान की रैली एक रेखा में सीधी थी और इस रैली के साथ साथ एक सवाल भी उभरा कि हर सियासी दल इससे पहले अपनी बातों को सामने रखता था और एक मुश्त एक साथ निकल करके सामने नहीं आता था, जो इस बार रामलीला मैदान में दिल्ली में दिखाई पड़ा। सब एक साथ खड़े थे। राहुल गांधी ने उससे 2-3 कदम आगे बढ़ाए, वह इस भारत देश में चुनाव के परिणामों को लेकर के धमका दिया, चेता दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव फिक्स नहीं करेगी तो उसको एक 200-250 सीट से ज्यादा सीट पे जीत मिल नहीं सकती है। अगर वह 2024 के लोकसभा चुनाव के में फिक्स करके अगर जीत जाती है और जिस दिशा में वो कॉर्पोरेट के आश्रय, अपने रईस मित्रों के आश्रय या इस भारत देश के इकोनॉमी को अपने हाथों में थामकर अपने अनुकूल जो एकाधिकारवाद की जो परिस्थिति इस भारत देश के भीतर तानाशाही के साथ उभर रही है, उस दिशा में वह आगे बढ़ने से हटे ही नहीं और तब इसका खुला जिक्र रामलीला मैदान में ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर देते हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर। क्या सच में भारत देश में 2024 के लोकसभा चुनाव केवल एक चुनाव है जिसका चुनाव आयोग ने ऐलान किया और वही चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, सरकार और वर्तमान सत्ता उसकी गद्दी न डोले उस दिशा में ये काम कर रहा है? क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी अगर सरकार कर रही है और खुले तौर पर न्यायपालिका को भी वह चेता रही है, धमका रही है, तो फिर संदेश क्या जाता है देश में? सबसे बड़ा संदेश तो ये जाता है कि जो 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नी आज भाषण देने के लिए जब रामलीला मैदान में सामने आई तो सवाल ये नहीं था कि वह जिस अंदाज में अपनी बात कहती थी उसमें वह सरकार से गुहार लगाती कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। चाहे वह सुनीता हो, चाहे वह कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन की पत्नी, सुनीता अरविंद केजरीवाल की पत्नी और कल्पना सोरेन, ये दोनों ये बात को मान करके चल रहे थे जिस दरअसल ये सरकार तानाशाही के मूड में है। दोनों ने एक ही सुर में कहा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहे। दोनों ने एक साथ कहा कि जिस प्रकार से जेल में डाला गया वह इस लोकतंत्र में संभव ही नहीं, तो क्या तानाशाही को परिस्थितियां इस भारत देश के भीतर आ चुकी है, तानाशाही वाली परिस्थितियां। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान यूं ही परिचायक रहा इस भारत देश में राजनीतिक सत्ताओं को बदलने का, या फिर इस भारत देश के भीतर राजनीतिक नारों को, पॉलिटिकल नारों को एक नई शक्ल में भारत देश की आम जनता से जोड़ने की। तो फिर जिन नारों का जिक्र दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम नेता कर रहे थे विपक्ष के, यहां तक कि जेल में बंद
मुख्यमंत्री की पत्नी कहने से कुछ चूकी नहीं तो ये संदेश इस बार का चुनाव केवल चुनाव नहीं होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, यह एक ऐसा चुनाव होगा जिस दिशा में इस भारत देश के लोगों को तय करना है। कुछ इसी अंदाज में हर कोई ये बात कह रहा था और लगता है कि दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नियों की बात एक पल के लिए आपको देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान है? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान है? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया। हाल भारत के लोकतंत्र का हो या तानाशाही का हो, दोनों परिस्थितियों में चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन यानी की भूमिका जो काफी बड़ी होती है। शायद यही कारण है कि देश में पहली बार इंडिया गठबंधन एक साथ जब जुटा तो उसने 5 सूत्री कार्यक्रम अपना सामने रख दिया और उसके हर कार्यक्रम के निशाने के ऊपर वर्तमान समय का लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव को फिक्स करके सत्ता का जीतने का मंसूबा और इन तमाम परिस्थितियों के बीच चुनाव आयोग की भूमिका, इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर सब केंद्रित रखा। क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंत में जो भाषण प्रियंका गांधी ने दिया, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इंडिया के 5 सूत्र हैं। वो तमाम सूत्रों को देखिए तो पहला यही होता है कि इलेक्शन कमीशन को, हर राजनीतिक दल को, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक बराबर मैदान देनी चाहिए। यानी इस दौर में इलेक्शन कमीशन हर राजनीतिक दल को एक सरीखा नहीं दे रहा। दूसरा सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से आईटी और ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है, वह भी नोटिफिकेशन के बाद, चुनाव के ऐलान के बाद, तो चुनाव आयोग को इसको रोकना चाहिए। यानी इलेक्शन कमीशन ही कटघरे में है इस दौर में समूचे इंडिया गठबंधन के 5 सूत्री परिस्थितियों के बीच में। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम और हेमंत सोरेन जेल में डाले गए, उनको तत्काल रिहाई की व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी चाहिए, तभी चुनाव लगेगा। ये सब एक साथ लड़ रहे हैं। ये सवाल बार बार उठा कि ये पहले भी हो सकता था, बाद में हो सकता था, इसी समय क्यों? और चुनाव आयोग इसमें क्या भूमिका अपनाएगा, इलेक्शन कमीशन? क्योंकि आर्थिक तौर पर राजनीतिक पार्टी की जो गले घोटे जा रहे हैं, जिसमें उनका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, उनको इलेक्शन कमीशन देखेगा या फिर नहीं देखेगा? और अंत में यह सवाल था कि जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड और उसकी पूरी वसूली का खेल देश के सामने आया, इसमें अब किसी भी हालत में इलेक्शन कमीशन को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठन होनी चाहिए और इस दौर में तो इलेक्शन कमीशन को ही एक काम सारा करना पड़ेगा। एक पूरी की पूरी लिस्ट पहली बार भारत देश के चुनाव को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर रही है जहां पर इस भारत देश में लोग चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं या इस बात को मान के चल रहे हैं कि इस बार चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि वो फिक्स किया जा चुका है। यह रामलीला मैदान से निकली हुई सारी आवाजों ने अपने अपने तरीके से एक संदेश और इस बीच निकल करके आता है। अगर एक व्यक्ति की सत्ता रहेगी तो फिर इस प्रकार की परिस्थितियों से आप बचेंगे कैसे? और वो एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक दल को भी अपने अंदर समेट, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, उसके अंदर की अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, अगर उस राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, तो आप देश की आम जनता को समझेगी इस बात को या नहीं समझेगी? ऐसी भाषण और ऐसी स्थिति इससे पहले कभी होता नहीं था जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। देखिए जरा एक पल के। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको
अब चाहिए मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है। नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग केवल उद्धव ठाकरे और बिहार के तेजस्वी यादव ही नहीं जिनको आपने सुना, बल्कि उससे हट करके हर नेता, चाहे अखिलेश यादव हो उत्तर प्रदेश से, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, हर राजनीतिक पार्टी के नेता ने यहां पर दो संदेश साफ तौर पे दे दिया है। पहला संदेश ये कि इस भारत देश के भीतर में भारत देश के खत्म करने की स्थितियां जो संघीय ढांचे के हिसाब से, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो इस देश को देखा गया और संविधान के हिसाब से इस भारत देश के आम नागरिकों को जो हक मिला है, इन दोनों को खत्म करने की स्थिति में वर्तमान राजनीतिक सत्ता 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उसके बाद वह कोई ऐसी परिस्थिति जाएगी नहीं जहां पर उसको लेकर के कोई सवाल कर सके, यानी सवाल भी बेईमानी हो जाए, सवाल भी न उठे, ऐसी परिस्थिति क्या इस भारत देश में इस चुनाव के साथ आकर जुड़ गई है। दूसरी बड़ी बात जो सियासी तौर पर काफी मायने रखती है कि अगर देश में चुनाव फिक्स नहीं हो रहा 2024 का लोकसभा चुनाव, तो क्या इस भारत देश के भीतर में अगर वोटों का गणित को समझा जाए और जिस हिसाब से रामलीला मैदान में सभी एक साथ एक कतार में दिल्ली में नजर आए खड़े और एक दूसरे को सहूलियत देते हुए और इसका एहसास साथ लेते हुए कि कल अगर वह भी खड़े हो गए तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या यह डर और खौफ ने एक ही झटके में सभी को एकजुट ही नहीं किया, बल्कि उनके अपने वोटरों को चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे विचारधाराओं के आधार पे हो, संदेश बहुत साफ तौर पे दे दिया कि दरअसल वोट ट्रांसफर अब आसान हो गया है। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर वोट ट्रांसफर जो मुश्किल होता था वह इस बार नहीं हो रहा है। और 2019 को अगर समझिएगा तो करीब करीब 23 करोड़ वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में पड़े और जो विपक्ष जो इंडिया के तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है उसके साथ करीब 25 करोड़ वोटर। और शायद ये वो परिस्थिति थी जिसमें से एक घबराहट इस भारत देश में दिल्ली सत्ता को हो चली है कि विपक्ष की एकजुटता, तो विपक्ष को तोड़ने का प्लान इसीलिए किया गया, बैंक खाते इसलिए सीज किए गए, मुख्यमंत्रियों को इसलिए जेल में डाला गया, न्यायपालिका को इसलिए साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि आप इन भ्रष्ट नेताओं के साथ मत खड़े होइए और कानून मत देखिए। इस भारत देश की राष्ट्रीयता की बात देखिए, जहां पर इस भारत देश की आम जनता ने हमें चुना है, यानी नरेंद्र मोदी सत्ता को चुना है, तो उसके द्वारा लिया जाने वाला हर फैसला इस भारत देश के हक में है। यह बात मान करके चलिए, उसी रास्ते पर आपको फैसला करना होगा कि उस दिशा में न्यायपालिका को भी क्या ले जाया जा रहा है। इन सारे सवाल के अक्षतले जो भी इस भारत देश के भीतर में हुआ है उसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों है भी। जिन जगहों पर बीजेपी का गठबंधन टूटा वहां पर राजनीतिक दलों को तोड़ने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों आ पड़ी। जो करप्ट थे, अपराधी थे, सियासी तौर पर जिनके साथ खड़े होने से हिचकती थी भारतीय जनता पार्टी, उनकी भी जरूरत इस दौर में क्यों आ पड़ी। और इसी दौर में भारत देश के भीतर में ऐसा माहौल किसने खड़ा कर दिया जहां पर राज्य के चुने गए मुख्यमंत्रियों को ऐसा लगने लगा कि मुश्किल हो जाएगी अगर अब आवाज नहीं उठाई तो क्या यह सियासी ट्रेनिंग, राजनीतिक ट्रेनिंग इस भारत देश के भीतर में कहते हैं ना, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल नए तरीके से रखने की स्थिति में आ गई है, जहां पर राहुल गांधी खुले तौर पर यह बात कहने से घबराते नहीं है कि अगर सत्ता में अगर ये लौट जाए और चुनाव को फिक्स करके तो इस भारत देश के भीतर में हिंसक परिस्थिति पनप पड़ेगी, लोगों में टकराव शुरू हो जाएंगे और यह देश तबाह हो जाएगा। आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, और इस दिल्ली के रामलीला मैदान से निकला हुआ
अंतिम सवाल, अगर ये परिस्थिति या भारत देश के भीतर में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बन चुकी है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 37% वोट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिले, बाकी 63% वोट जो विपक्ष को मिले थे। उन सारे वोटरों के जहन में अब कौन सा सवाल उमड़ेगा? क्या उनके भीतर में ये सारे सवाल समा चुका होगा कि इलेक्शन कमीशन वर्तमान सत्ता को जिताने के लिए काम कर रही है? क्या उनके भीतर ये सारे सवाल बड़ा हो चला होगा कि इस भारत देश में जो न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के वो लगातार सोचते रहे कि कानून और संविधान का ढांचा के हिसाब से ही भारत देश चलता है, क्या वह भी इस दौर में क्या मटिया मेट तो नहीं हो रहा है? इन सारे परिस्थितियों में सबके लिए एक बराबर तो दूर, अगर पाइपलाइन पैसे की यानी अलग अलग तरीके से जो पॉलिटिकल दलों को जो फंडिंग की जाती है और उनके अकाउंट फ्रीज किए जाए, और वह भी एक तरफा खेल सत्ता अगर खेल रही होती इस भारत देश के वोटर के मन में, क्या वो सारे सवाल नहीं उठेंगे जिस सवाल को सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है इस दौर में? यानी इलेक्शन कमीशन ही कटघरे में खड़ा है, यानी इस भारत देश के भीतर में चुनाव ही फ्रॉड हो रहा है, यानी इस भारत देश के भीतर में चुनाव की जीत हार सत्ता के अनुकूल रहे तो ही देश में चुनाव, अन्यथा चुनाव नहीं है। क्या ऐसी परिस्थिति में यह भारत देश आकर के खड़ा हो चला है? ये सारे सवाल होता है जो दिल्ली के रामलीला मैदान से उठता है। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय